morning everyone. Today we will be starting with our second topic, secondary functions of commercial bank. In our last class we have completed the topic primary functions of commercial bank. This is second part of the same topic. Now secondary functions of commercial bank means apart from accepting deposit and granting loans, कमर्शियल बैंक और क्या क्या काम करता है? कमर्शियल बैंक सिर्फ दो काम नहीं करता. कमर्शियल बैंक पैसे डिपॉजिट करने के साथ, लोन देने के साथ कुछ और फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. नाउ द सेकेंडरी फंक्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस. अब ये जो कमर्शियल बैंक है, ये डिपॉजिट लेना, लोन देना, ये तो इनका मेन काम है, पर इसके अलावा वो और भी बहुत सारे काम करते हैं, जिसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. एक एजेंसी फंक्शन और दूसरा है यूटिलिटी फंक्शन. फर्स्ट वी शैल स्टडी अबाउट एजेंसी फंक्शन इन डिटेल. अब कमर्शियल बैंक एजेंसी फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें करती है? तो फर्स्ट इज पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स. हमको कई बार कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं ना जो हमारे फिक्स होते हैं. हमको पर मंथ रेंट पे करना है, हमको एनुअली इंश्योरेंस पे करना है, ठीक है. कुछ लोग पॉलिसीज़ निकालते हैं तो पॉलिसीज़ का पेमेंट करना है. तो हर बार क्या होगा, हर बार हमको पेमेंट देना है तो याद रखना पड़ेगा. तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने बैंकर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि सर मुझे हर 10th को रेंट पे करना पड़ता है, मेरा रेंट इतना है, तो जिस दिन डेट आ जाए आप मेरे लैंडलॉर्ड को खुद ही रेंट पर पे कर दीजिए. क्या हुआ, पेमेंट बैंक आपका कर देगा. अगर आपको पता है कि ऑन 31 दिसंबर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर होने वाली और आपको उसको रिन्यू करना है, तो ये जो पेमेंट है इंश्योरेंस का, ये आप बैंक को बता दीजिए. बैंक डेट आने पर खुद ही आपकी पेमेंट कर देगा. कहने का मतलब क्या है कि आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे बैंक को, और बैंक क्या करेगा, आपकी ड्यू डेट आने पर खुद ही पेमेंट सामने वाली पर्सन को पे कर देगा. यह है पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स. दूसरा है फंड ट्रांसफर. फंड ट्रांसफर एज द नेम सजेस्ट, पैसे ट्रांसफर करना. बैंक आपको ये भी सर्विस प्रोवाइड करती है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो बैंक आपको हेल्प करेगी कि वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली सामने वाले पर्सन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे. अगेन योर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, यानी आप बोलोगे तो ही करेगी, अपने मनमर्जी से बैंक कुछ भी नहीं करती. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. आप लोगों ने शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये 3 वर्ड सुने ही होंगे, ठीक है. ये जो बैंक होती है, ये कस्टमर के बिहाफ पर शेयर, बॉन्ड्स और डिबेंचर परचेज करने का भी काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं पर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो आप अपने बैंकर को बता दीजिए. आपका बैंकर क्या करेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा कि चलो अभी टाटा के शेयर्स फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ चल रहे हैं. आपने बोला सर ये 900 तक भी आ गए ना, तो मेरे लिए शेयर्स खरीद लीजिएगा. आपने क्या किया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया बैंक को, आपने ऑर्डर दिया. जैसे ही शेयर्स का प्राइस 900 पर आ गया, जितना आपने कोट कर रखा था, बैंक आपके बिहाफ पर शेयर्स खरीद लेगा. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी बैंक कस्टमर के बिहाफ पर शेयर्स, बॉन्ड या डिबेंचर खरीदता है. कब खरीदेगा, जब आपने जो प्राइस कोट की है उतने प्राइस पर अगर वो शेयर्स आ जाते हैं, या आपने बोला बस खरीद कर चाहिए, आपने ऑर्डर दे दिया, वो आपके लिए शेयर्स परचेस कर रखेंगे, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स परचेस कर रखेंगे. ये जो बैंक आपके बिहाफ पर शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स खरीदती है, इस खरीदने के प्रोसेस को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहा जाता है. ऑलराइट, नेक्स्ट एजेंसी फंक्शन इज डीमटेरियलाइजेशन. डीमटेरियलाइजेशन यानी क्या, अब थोड़ी देर पहले मान लो आपने शेयर्स खरीदे, तो कंपनी में आपने पैसे इन्वेस्ट किए शेयर्स के नाम पर, तो ये हमने जो इन्वेस्टमेंट की इसका कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए हमारे पास. इसीलिए कंपनी आपको एक पेपर इशू करती है जिसे कहा जाता है शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है. अब ये शेयर सर्टिफिकेट एक पेपर है, पेपर घूम सकता है, फट सकता है, चोरी हो सकता है. अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो गई, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने कंपनी में शेयर परचेस किया? देयर इज नो प्रूफ, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. जब हम अपने उस पेपर, उस शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे कहा जाता है डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है. अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा कौन,
तो ये काम भी आपके लिए बैंक परफॉर्म करती है। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा कि सर आई वांट टू होल्ड माय शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो आपके जो शेयर्स है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगी? बैंक करेगी। इसका मतलब क्या है, अब आपकी जो भी शेयर होल्डिंग है, जैसे आपका बैंक अकाउंट दिखता है वैसे ही आपकी शेयर होल्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखेगी, जहाँ पर आपके पास कितने शेयर्स है, आपके पास कितना डिविडेंड आया, वो सब चीज़ें आपको अकाउंट फॉर्मेट में दिखेगा। एंड द लास्ट एजेंसी फंक्शन इज फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। फॉरेक्स स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इट इज एन एब्रीविएशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब बैंक आपके बिहाफ पर फॉरेक्स एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन भी करता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, उनकी फैमिली यहाँ होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फॉरेन से फंड्स जो है यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ हैं और उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से इंडियन करेंसी वो क्या करते हैं, फॉरेन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ की इंडियन रुपीस फॉरेन कंट्री में चलेगी क्या? आंसर इज नो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन यूएसए में अर्न कर रहा है और वो अपने फैमिली को यहाँ डॉलर्स भेज रहा है, तो वो डॉलर्स यहाँ चलेंगे क्या? अगेन आंसर इज नो। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो अलग अलग कंट्री की करेंसी है इसको एक्सचेंज करके देने का काम भी बैंक करती है। जो लोग फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से कमा रहे हैं उसको बैंक खरीदती है, और जिनको दूसरे कंट्री में जाना है घूमने के लिए, किसी पर्पस के लिए, उनको वो फॉरेन करेंसी बेचती है। ठीक है, ये खरीदने और बेचने के काम को फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कहा जाता है, जो बैंक अपने कस्टमर के लिए परफॉर्म करती है। तो दीज आर द 5 एजेंसी फंक्शन विच अ बैंक परफॉर्म्स फॉर इट्स क्लाइंट्स। फर्दर मूविंग ऑन टू यूटिलिटी फंक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शंस, बैंक और भी थोड़ी कुछ सर्विसेज है जो अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोवाइड करती है। फर्स्ट इज इशू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स। ठीक है, चेक्स आई गेस हर एक को पता होता है कि चेक का क्या होता है। हम जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें एक चेक बुक प्रोवाइड की जाती है। अगर हमको किसी को पेमेंट करनी है तो हम चेक यूज़ कर भी पेमेंट कर सकते हैं। वैसे ही टाइप का ड्राफ्ट होता है, पर देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। ड्राफ्ट में क्या हो रहा है, जब भी आपको किसी को ड्राफ्ट पे करना है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आपको चेकबुक इशू कर दी जाती है। चेकबुक आपके पास है, आप पेमेंट डायरेक्टली किसी को भी कर सकते हो। ये जो ड्राफ्ट वर्ड होता है, ये ड्राफ्ट यूजुअली इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये लोग ड्राफ्ट इशू बोलते हैं कि ड्राफ्ट से हमको पेमेंट करो। ड्राफ्ट थोड़ा सिक्योर्ड मेथड है एज कम्पेयर टू चेक। चेक क्या होता है ना, चेक आपने अगर पढ़ा होगा तो बेरर चेक भी होता है। बेरर चेक यानी चेक पे किसी का भी नाम लिखा हो, पर अगर वो चेक आपसे घूम जाए, जिसके हाथ में चेक लगा वो उसको एनकैश करा सकता है, उससे पेमेंट ले सकता है। ड्राफ्ट के केस में ऐसा नहीं होता। ड्राफ्ट के केस में जिसका नाम उस ड्राफ्ट पर लिखा हुआ है उतनी ही उसको ही वो बैंक की पेमेंट की जाएगी, किसी अदर पर्सन को नहीं। तो ड्राफ्ट आर मोर सिक्योर्ड एज कम्पेयर टू चेक्स। ठीक है, और ड्राफ्ट जो है ये यूजुअली इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग ड्राफ्ट में पेमेंट लेना प्रिफर करते हैं। तो हमको ड्राफ्ट और चेक इशू करके देने का काम भी हमारे लिए बैंक परफॉर्म करता है। सेकेंड इज लॉकर फैसिलिटी। ठीक है, बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। हमारे घर में भी तो लॉकर्स होते हैं अलमारियों में। ठीक है, फिर हम बैंक का लॉकर क्यों यूज़ करें? देर आर सर्टन थिंग्स, जैसे गोल्ड हो गया, आपके पास बहुत गोल्ड ज्वेलरी है, आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स है जो आपको लगता है घर पे सेफ नहीं है, तो ऐसी चीज़ें जो घर पर सेफ नहीं होती उसको सेफगार्ड करने का काम आपके बिहाफ पर कमर्शियल बैंक भी करता है। वो आपको सिक्योरिटी देने का काम करता है। जब आप लॉकर फैसिलिटी बैंक से अवेल करोगे तो उसके ऊपर आपको रेंट पे करना पड़ता है। लॉकर की 2 चाबियाँ होती है, जिसमें से एक की कस्टमर के पास होती है, सेकंड की बैंकर के पास होती है। आप अपने लॉकर में क्या रखते हो इससे बैंकर का कोई लेना देना नहीं होता। बैंक को ये भी नहीं पता होता कि अपने बैंक में क्या रखा है और कितने क्वांटिटी में रखा हुआ है। तो बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए टू प्रोटेक्ट योर वैल्यूएबल थिंग्स बाय चार्जिंग यू रेंट। जितने महीने आप या जितने दिन आप लॉकर फैसिलिटी यूज़ करोगे उतने दिन का रेंट आपको बैंक को पे करना पड़ेगा।
नेक्स्ट यूटिलिटी फंक्शन इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यानी प्रोजेक्ट्स किसके बनते हैं, बिजनेस के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। अब क्या होता है, आपके बिहाफ पर बैंक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना कर देती है। किसकी, बिजनेसेस की। अगर आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं पर उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज लेना चाहते हो, तो ऐसे टाइप के बिजनेसेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स क्रिएट करके देने का काम आपको कमर्शियल बैंक करता है। कमर्शियल बैंक जब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देता है तो क्लाइंट के लिए इजी हो जाता है ये डिसाइड करना कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करे, कितना पैसा कहाँ खर्च करे, वो होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज गिफ्ट चेक्स। चेक तो है पर ये गिफ्ट चेक है, ठीक है। अब गिफ्ट चेक यानी क्या, हम क्या करते हैं जब किसी ओकेशन में जाते हैं, मैरिज ओकेशन, इंगेजमेंट, पार्टीज, तो वी प्रोवाइड चेक्स, गिफ्ट्स टू द कपल, या जिसका बर्थडे उसे हम क्या करते हैं, गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। अब गिफ्ट चेक का काम क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ चेक। ये चेक और गिफ्ट चेक सिमिलर ही है पर देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। ये चेक को हम एनकैश कर सकते हैं, यानी बैंक में जाओ और उसके बदले पैसे ले लो। गिफ्ट चेक जैसे कि नाम बोल रहा है, इस चेक से आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। इससे आपको कोई गिफ्ट ही खरीदना पड़ेगा, कोई सामान ही खरीदना पड़ेगा। क्या होता है, कभी कभार कैश सिक्योर्ड नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कपल इज गेटिंग मैरिड और वो कपल नागपुर से फॉर एग्जाम्पल गुजरात जा रहा है और आप उसको सोच रहे हो कि मैं एक बड़ी 50 इंच की टीवी गिफ्ट करता हूँ, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि वो उसको ट्रैवल करते लेके जाए। ट्रैवल करते हुए डैमेज हो गया तो कई लोग क्या करते हैं कि अगर उनको जब बड़े गिफ्ट्स देने हैं जो उनके लिए पॉसिबल नहीं है लेकर जाना, तो वो क्या करते हैं, गिफ्ट चेक प्रोवाइड कर देते हैं। गिफ्ट चेक प्रोवाइड करने से क्या होता है, जिनकी शादी हुई, अभी जैसे मैंने बोला एक कपल है, उनकी मैरिज हो रही है एंड द कपल इज गोइंग टू गुजरात, तो क्या करेगा, आप उसको गिफ्ट चेक दे दो, वो क्या करेगा, वहाँ के स्टोर पर जाकर परचेज करेगा उतने अमाउंट की चीज़ जितने अमाउंट की चीज़ आपने उसको खरीद चेक बनाकर दिया है। तो गिफ्ट चेक का काम क्या है, ये सिर्फ गिफ्ट्स परचेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको एनकैश नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग सर्विसेज। ठीक है ना, अंडरराइटिंग यानी क्या, ये भी एसपी का पार्ट है आपके। अंडरराइटिंग सर्विसेज यानी आपने ये तो पढ़ा होगा कि कंपनी बिजनेस कैसे चालू करती है, ये अपनी कंपनी की शेयर्स इशू करती है। लोगों को क्या कहती है कि आप हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, हम जब जब प्रॉफिट कमाएंगे तब तक प्रॉफिट का हिस्सा आपको देंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी इन कंपनी और वो लोगों के पैसों पर कंपनी बिजनेस करती है। ठीक है, तो इसको शेयर बोला जाता है। जब कंपनी में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको शेयर बुलाया जाता है। शेयर इज नथिंग बट अ पार्ट विच इज इन्वेस्टेड बाय आउटसाइडर। शेयर यानी हिंदी में हिस्सा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऐसे बहुत लोग थोड़ा पैसा कंपनी में जमा करते हैं और उस फिर जमा अक्यूमुलेटेड पैसे से कंपनी बिजनेस करती है। ठीक है, अब शेयर जो होते हैं ना वो ऐसे हम परचेस कर सकते हैं, 1 शेयर, 2 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर। तो शेयर जब इशू करते हैं तो एक सेबी का रिस्ट्रिक्शन होता है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 100 शेयर्स इशू किए, आप कंपनी हो, आप जब 100 शेयर्स इशू करोगे तो सेबी कहता है कि इस 100 शेयर में से आपके 90% शेयर्स बिक जाने चाहिए। 90% शेयर्स यानी कितने हो गए, 90 शेयर्स। ठीक है, अगर आपने 100 शेयर्स इशू किए हैं बेचने के लिए, सेबी कहता है कि उसका 90% शेयर्स बिक जाने चाहिए। 90% यानी 90 शेयर्स बिक जाने चाहिए। अब कोई कंपनी इतना छोटा इशू नहीं करती, वो इशू करेगी तो 50,000 शेयर, 1 लाख शेयर ऐसे इशू करती है। तो उतने शेयर्स का 90% शुड बी सब्सक्राइब, शुड बी परचेज बाय द पब्लिक। नहीं हुआ तो मान लो किसी रीज़न से हमारे 90% शेयर बिकने चाहिए थे तो सिर्फ 89 शेयर ही बिके, एक शेयर से हम अटक गए। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई तो कंपनी के बाद जितना पैसा आया था वो पूरा पब्लिक को रिटर्न करना पड़ेगा और कंपनी अपना बिजनेस चालू नहीं कर सकती। ठीक है, ये सेबी का रूल है कि जितने भी आप शेयर बेचने के लिए निकालोगे उसका 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, खरीद लिया जाना चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने 1 लाख शेयर्स इशू किए
किए हैं कस्टमर्स के लिए तो 90,000 शेयर्स मेरे बिक जाने चाहिए। किसी रीजन से 89,000 बिके, 1,000 शेयर बिकना रह गया था, ठीक है। अब क्या मैं अपना बिजनेस चालू कर सकती हूँ? आंसर इज नो, आई कैन नॉट स्टार्ट माई बिजनेस। वो जो 89,000 शेयर्स में जो पैसा आया था ना, वो मुझे पूरा पब्लिक को रिटर्न करना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने नहीं आए, इसीलिए हम हायर करते हैं अंडरराइटर्स। इसीलिए हम हायर करते हैं अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो लोग हैं जो कंपनी को कहते हैं कि आप शेयर्स इशू तो कीजिए, जितना भी शॉर्टफॉल होगा उतना शॉर्टफॉल हम खरीद लेंगे। इसका मतलब अगर मान लो कि मैंने 1 लाख शेयर इशू किए थे, बिकने चाहिए थे 90,000 पर बिके 89,000, शॉर्टफॉल कितने का हुआ? कितने शेयर कम बिके? 1,000। तो ये जो 1,000 शेयर्स है, ये 1,000 शेयर्स ये अंडरराइटर्स खरीद लेते हैं। ये लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बदले में इनको क्या मिलेगा? ये लोग कंपनी से कमीशन चार्ज करते हैं, यानी शेयर्स खरीदेंगे पर कंपनी से कमीशन भी लेंगे। और जब किसी पर्सन को इस कंपनी के शेयर खरीद रहे रहेंगे तो ये जो इन्होंने खरीदे थे ये किसी और को बेच देंगे, ठीक है। ये होता है अंडरराइटर्स का काम। अब ये अंडरराइटिंग सर्विस हमको बैंक भी प्रोवाइड करती है। अंडरराइटर्स यूजुअली कुछ लोग होते हैं जो कंपनी के शॉर्टफॉल शेयर्स खरीदने का काम करते हैं, ठीक है, ताकि कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो सके। ये सेम जो काम है ये हमारे लिए बैंक भी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हमने यूटिलिटी फंक्शन में पढ़ रहे अंडरराइटिंग सर्विसेज। एंड द लास्ट सर्विस दैट अ कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स फॉर इट्स क्लाइंट इज गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। बैंक हमारे लिए गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, यानी अगर किसी कस्टमर को गोल्ड खरीदना है या बेचना है तो ये गोल्ड खरीदने और बेचने का सर्विस जो है ये भी बैंक हमको प्रोवाइड करती है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, ठीक है। तो गोल्ड से रिलेटेड सर्विसेज देने का काम भी कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है। इन केस अगर मार्केट जाना पॉसिबल नहीं है या नॉलेज नहीं है प्रॉपर, तो आप अपने बैंकर को बोल सकते हो कि सर मुझे गोल्ड परचेज करना है या मुझे गोल्ड सेल करना है, तो ये गोल्ड परचेज और सेल करके देने का काम भी हमारे लिए कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है। सो these were the secondary functions of commercial bank, in which we have studied agency functions and utility functions. I hope the topic is clear to all.